अक्सर देखो एक न्यूट्रल पॉइंट के आसपास हम टिके पड़े हैं। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहां पर हमारे कोई बीमारी तो नहीं है, नॉर्मल आती है। उसका नॉर्मल आने का मतलब ये हो गया कि कोई बीमारी नहीं है। लेकिन हम इतने अंदर से इतने स्वस्थ भी नहीं है कि हम इन सब चीजों से बच के रह सके, है ना। अचानक से एक हल्का सा एक झटका, हम सीधे जो इलनेस के सेक्टर में चले जाते हैं। वो दवाइयाँ, हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सिंग होम, उन सब के पचड़े में हम कहीं ना कहीं एक फंसते हुए चले जाते हैं। तो आज एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो इस न्यूट्रल पॉइंट पे है। न्यूट्रल पॉइंट पे हम बीमार होते हैं तो दवाई खा खा के न्यूट्रल पॉइंट पे आ जाते हैं। रिपोर्ट नॉर्मल आई, बस सीधे घर जाओ अब आराम से, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि रिपोर्ट तो नॉर्मल आ गई। लेकिन हम कभी उस न्यूट्रल पॉइंट से ना एक वेलनेस की तरफ, उस तरफ बढ़ने का प्रयास कभी नहीं करते। अगर हम वेलनेस की तरफ हम जितना ज्यादा जाते रहेंगे, यानी कि जितना अच्छा हम अपने शरीर को हम अच्छा व्यायाम देंगे, अच्छा योगा करेंगे, अच्छा न्यूट्रिशन खाएंगे, कुछ वैल्यूएबल चीजें जो है वो सब चीजें हम देना शुरू करेंगे अपने शरीर को, तो इस न्यूट्रल पॉइंट से हम बहुत दूर होते चले जाएंगे, है ना। आज बहुत बड़ी पॉपुलेशन है न्यूट्रल पॉइंट पे है, और एक बड़े भ्रम में जी रही है कि हम एकदम से स्वस्थ हैं। और तब तक अपने आप को वो बीमार नहीं मानते हैं जब तक कि वो अचानक कहीं से कहीं रिपोर्ट कहीं अप डाउन उनकी होना शुरू ना हो जाए। तो ये सब चीजें हैं वहां पे। अच्छा, बेसिकली देखो अभी हम थोड़ा सा, हम अगर बात करें हार्ट केयर को लेकर के, तो अक्सर देखो कोलेस्ट्रॉल, जब भी कभी आपकी हार्ट केयर की बात आती है, हम एक रिपोर्ट अक्सर कराते हैं कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है हमारा हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल है। एक बहुत रिलेटेड चीज है ये उस चीज से। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है ना जो हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल शरीर में होना ही नहीं चाहिए ना, वो भी गलत है। उसकी एक छोटी मात्रा होनी चाहिए शरीर में, क्योंकि वही बहुत सारे तरह के हार्मोन्स को बनाने की एक सामान्य सी प्रक्रिया है। उससे बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं जो आपके पूरे बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो छोटी मात्रा में बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा, संतुलित मात्रा में नहीं होगा, छोटी मात्रा में नहीं होगा आपके ब्लड में, तो हार्मोन्स आपके शरीर में ढंग की मात्रा में बन नहीं पाएंगे, एंजाइम्स नहीं बन पाएंगे, तो प्रक्रिया के लिए वो जरूरी है। लेकिन जब कभी कोलेस्ट्रॉल जरूरत से ज्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में आना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जरूर ज्यादा हो गया, तो वो सीधे ब्लड में, अगर वो हार्ट की तरफ जाएगा, कहीं ना कहीं सेटल डाउन होगा, वो जरूरत से ज्यादा होगा, तो कुछ शरीर की जब बेसिक जो फंक्शनिंग है उसमें कहीं डिस्टर्बेंस आएगा ना, वो ठिकाने लगाएगा कोलेस्ट्रॉल को। एक्सिस मात्रा में जितना जरूरत है उतना यूज कर रहा है वो, और जो एक्स्ट्रा आया तो निकाल के कहीं ना कहीं ठिकाने लगाएगा वो। हार्ट की तरफ अगर चिपकना शुरू कर दिया उसने, वहां एक्यूमुलेट होना शुरू कर दिया, तो हम उसको हार्ट से संबंधित डिसीज कहना शुरू कर देते हैं। हार्ट से संबंधित बीमारी को वो कहीं ना कहीं बढ़ाना शुरू कर देता है, वो एक राइज करना शुरू कर देता है। अगर वो नसों में जमा होना शुरू हो गया, तो हम इसको एथिलोस्क्लेरोसिस कहना शुरू कर देते हैं, है ना, कि कहीं ना कहीं वहां पर ब्लड के फ्लो में दिक्कत आती चली जा रही है, बीपी की समस्या वहां से जनरेट होना शुरू हो जाती है। वही कोलेस्ट्रॉल तैरते तैरते आपके ब्रेन की तरफ गया, छोटी छोटी नसों को, बारीक नसों को ब्लॉकेज कर रहा है, जो अगर ब्रेन के प्रेशर, ब्लड को प्रेशर को अगर झेल पाई तो ठीक है, और नहीं झेल पाई, जैसे ही वो नस फटी, वहां पर क्लॉटिंग होना शुरू हो गया, और वो एक स्ट्रोक की कंडीशन, एक लकवे की कंडीशन वहां पर बनती चली जाती है। आपकी अगर वो लिवर की तरफ गया, वो वहां इकट्ठा हो गया, बारीक बारीक नसों को ब्लॉकेज करना शुरू कर दिया, तो सेम जो कंडीशन आपके ब्रेन हेमरेज की आपके ब्रेन में हो रहा था, है ना, लकवे की स्थिति आपकी ब्रेन की वजह से हो रही थी, तो वहां पर वो लिवर से संबंधित गंभीर बीमारियां, गंभीर डिसीज जो है ना, वो कंडीशन सेम उसी तरह से पैदा करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब ब्लॉकेज हो गया वहां पे, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है वहां पे। अगर अगर आपकी पित्त की थैली की तरफ जाके इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो वहां पर वो पथरी बनाना शुरू कर देता है, स्टोन का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है ना, कि जैसे जैसे शरीर जिस ऑर्गन में उसको ठिकाने लगाएगा ना, उससे संबंधित वो बीमारी का हमने अलग अलग नाम दे दिया, ऑर्गन के हिसाब से बीमारी के नाम अलग कर दिए, ठीक है ना। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और भी कारण हो सकते हैं उन सब चीजों के, लेकिन एक प्रमुख रूप से अगर कोलेस्ट्रॉल शरीर में ज्यादा हो गया, तो ये सब चीजें वहां पर कहीं ना कहीं वहां पर वो बढ़ाना शुरू कर देता है उनको। और हार्ट अटैक के केसेस में क्या हो गया, नसों में जमना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो ब्लड ब्लड के, ये क्या है, एक पंपिंग मशीन तो है ये हार्ट, एक तरह का ऐसा। नहीं तो हमारे
पैरों में कोई टिल्लू पंप थोड़ी लगा है कि वहां से वो सीधे हमारे ब्रेन तक वो ब्लड को ऊपर फेंक दे रहा है वो, है ना। आपको अगर थोड़ा सा कहीं पानी ऊपर चढ़ाना होता तो आपको पंप की जरूरत पड़ती है, मोटर की जरूरत पड़ती है। अब शरीर में तो लगा नहीं है पैरों पे। तो हार्ट जो है ना वो बिल्कुल सेम क्रम, एक तरह समझो कि आपका एक छोटा सा मोटर जैसी लगी हुई है आपके शरीर के अंदर, जो बड़े प्रेशर से पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कर रहा है। और उन नसों के बीच में छोटे छोटे वाल्व हैं जो सिर्फ ब्लड को एक ही दिशा में फ्लो करने की परमिशन देते हैं। तो पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका है वहां पे। अब उसके आसपास कहीं कचरा जमा होगा तो सीधे सीधे प्रेशर है, तो वो हार्ट के आसपास वो प्रेशर को जनरेट करेगा ही करेगा। उसकी क्षमता पे, कार्य प्रणाली पे फर्क डालेगा ही डालेगा। अभी जब हम कभी रिपोर्ट कराते हैं ना, तो हम ये देखते हैं हमारा HDL कितना है, LDL कितना है, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे कहते हैं, वो बड़ा खतरनाक है वो, है ना। तो अगर हमारे शरीर में HDL यानी कि जिसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल अगर ये ज्यादा है ना, तो वो ऑटोमेटिक हमारी नसों की सफाई करता हुआ चलेगा। आप बैड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के अंदर चाहे कितना ही क्यों ना हो, है ना, अगर HDL ज्यादा है, गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो वहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होगा, वो गुड कोलेस्ट्रॉल उस बैड कोलेस्ट्रॉल को यानी कि उस LDL को एक्यूमुलेट करके अपने साथ चिपका करके सर्कुलेट करके वहां से रिमूव करता है, खाने उसको खत्म कर देता है, खा जाता है उसको। ये सामान्य से अगर भाषा में कहा जाए तो हमें क्या करनी, कोशिश क्या करनी है, देखो आप जो है ना, जितना भी LDL है आप अपने शरीर में जाने से उसको नहीं रोक सकती, क्योंकि आप खाने के माध्यम से, हवा पानी के माध्यम से, जिस तरह से हमारा खान पान हो गया उसके माध्यम से वो LDL वहां पर शरीर के अंदर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने HDL को बढ़ाने का एक वहां पर कुछ ऐसा कर दिया कि ये बढ़ गया, तो फिर वो क्या करता है, ऑटोमेटिक वहां पर रिमूव करना शुरू कर देता है। तो वहां पर इसके बारे में थोड़ा सा हम अगली स्लाइड में आएंगे, तो अगली स्लाइड में ज्यादा डिटेल से हम इसको समझ पाएंगे। तो अभी जैसे कि सर ने बताया था ना कि वहां पर ना सर्दियों के टाइम पे हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि हमारी जो नसें हो जाती है ना, वो हार्डनेस उसके अंदर आ जाती है, वो हार्ड होना शुरू हो जाती है ना। अभी वहां पर देखो बेसिकली क्या होगा, जब कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू कर दिया तो ब्लड तो आ रहा है लेकिन आगे नहीं पहुंच पा रहा है। जब आगे नहीं पहुंच पा रहा है तो अचानक से वहां पर कहीं ना कहीं पेन वहां पर होगा। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट वहां पर दिया जाता है, और फिर बंदे के साथ में टैबलेट हमेशा के लिए लग जाती है। वो टैबलेट क्या करती है, इसको तो हटा नहीं रही है वो। उसने क्या करा, खून को पतला कर दिया, और पतला खून आराम से जो है वहां से पास आउट हो जा रहा है। अब वो रोज टैबलेट खाते रहो, रोज खून पतला करते रहो, रोज चलते रहो, और इसको हम क्या बोल देते हैं कि हमारा बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है ना। जबकि वहां पर क्या हो रहा है, देखो वहां पर कोलेस्ट्रॉल तो हट नहीं रहा है उन टैबलेट से। उसने एक ऑप्शन दे दिया कि रोज खाओ और रोज खून पतला होता रहेगा, रोज आपका काम चलता रहेगा। तो एक तरह से समझो कि इसने वहां पर टैबलेट के जरिए ना वहां पर क्या कर दिया, हमारे हमारे शरीर में जुगाड़ कर दिया, जिसको हमने एक इलाज का नाम दे दिया। अभी क्या होता है, बेसिकली जब वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसने फिर वो पतले खून से भी काम नहीं चलता है। कितना पतला खून करोगे वहां पे, है ना। तो वहां पर क्या होता है, कुछ स्टंट वहां पर डाले जाते हैं। अब वो स्टंट डालने से क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल तो वहीं का वहीं है, जो ब्लॉकेज था वो तो वहीं का वहीं है, बस खाली क्या कर दिया, उसको स्प्रिंग से डायलेट कर दिया वहां पे, ताकि जितनी भी ब्लड है आपका आराम से फ्लो हो सके। अब उस पर कोलेस्ट्रॉल तो खत्म नहीं करा, तो वहीं का वहीं है। फिर एक जुगाड़ कर दिया वहां पे स्प्रिंग डाल करके। अब वो जुगाड़ आपका चाहे 2 महीने चले, 4 महीने चले, साल भर चले, 2 साल चले, है ना, वो आपकी किस्मत है कब तक चल पाता है। हम लाखों का खर्चा करके फिर ये कंडीशन वहां पर तुरंत हो जाती है ये। तो एक हाईटेक जुगाड़ हो गया ये। फिर हमने क्या उसको नाम दे दिया, इलाज का नाम दे दिया हमने, है ना। और टैबलेट, मजे की बात यह है कि टैबलेट फिर भी खानी है, क्योंकि आपने एक ही नस तो खोली है, दूसरी नस में, तीसरी नस में और आस पास की जो नसें हैं उनमें तो वही खून जा रहा है ना, वहां चिपकेगा फिर वो। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो अक्सर आपने देखा भी होगा लोगों को कहते हुए कि मेरे दो दो स्टंट पड़े हुए हैं, तीन तीन स्टंट पड़े हैं, किसी के 4 पड़ते हैं, किसी के 5 पड़ते हैं, वो पड़ते ही रहते हैं। क्यों पड़ते रहते हैं, क्योंकि वही कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं और चिपकेगा वो, दूसरी नस पे, तीसरी नस पे, और कहीं जाके चिपकेगा। तो यही सारी चीजें होती रहती हैं। अब ज्यादा किसी का बढ़ गया, कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया, तो सीधे वहां पर जो है बाईपास सर्जरी की नौबत आ जाती है कि यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया, उनने सीधे
डायरेक्टली वहां पर बाईपास कर दिया वहां पे, है ना। तो कहने का मतलब ये है ना कि हम जो है ना बहुत सारी चीजें वहां पर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेसिकली जो जिस चीज की वजह से सारा काम करना पड़ रहा है ना, उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उसको हटाने के लिए हम वहां पर ऐसी कुछ भी चीज शरीर को नहीं दे पाते हैं कि ऑटोमेटिक शरीर उसको वहां पर हटाना शुरू कर, है ना। अब मेडिकल साइंस में देखो मजबूरी है, क्यों मजबूरी है, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में ऐसी कोई दवाइयां नहीं है कि जो उस कोलेस्ट्रॉल को वहां से रिमूव कर सके, गला सके, हटा सके। तो इसलिए वहां पर ऑप्शन, सबके पास में ऑप्शन फिर वही है, यही तीन चार ऑप्शन ही है जिसके जरिए कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को आगे तक सरवाइव करते रहते हैं, आगे तक खींचते रहते हैं, है ना। सुबह खाया शाम चल गया, शाम खाया सुबह तक चल गया, और इसी के बलबूते हम सालों साल काट देते हैं। फिर एक सर्जरी, दो सर्जरी, तीन सर्जरी, हमारे शरीर की जगह जगह नसों में चिपकना शुरू हो गया, तो ब्लड प्रेशर की समस्या के रूप में सामने आता है ना। अगर वो ब्रेन में गया तो ब्रेन हेमरेज की वजह से वो पूरा पैरालिसिस पड़ना शुरू हो जाता है। कारण क्या है, अलग अलग जगह पे जहाँ कोलेस्ट्रॉल चिपका, जो ऑर्गन उसको झेल नहीं पाया, ब्लड प्रेशर को झेल नहीं पाया, डैमेज हो गया, फट गया, वो चीजें वहां पर सब आनी शुरू हो जाती हैं। तो इन सारी चीजों से अगर हमें प्रिवेंटिव तौर पे कि अपने अपना शरीर हमारा स्वस्थ रहे, हार्ट हमारा स्वस्थ रहे, हमारा जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारी नसें एकदम से क्लियर रहें, फ्लेक्सिबल रहें, उसके लिए ना एक चीज पे विशेष ध्यान ध्यान देना पड़ेगा, और वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, अच्छा बेसिकली क्या होता है ना, देखो नाइट्रिक ऑक्साइड का मेन काम क्या होता है, वो हमारी नसों को चौड़ा करता है, क्लीन करता है ना, एकदम से हाईवे जैसे कहते हैं ना, हाईवे की तरह बना दिया उसने। अभी क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली हमारे शरीर में 100% होता है 20 साल तक की एज में। अब आप अपनी एज के हिसाब से लगाते रहो कि आपको नाइट्रिक ऑक्साइड की जरूरत कितनी है, वो आप अपने हिसाब से देखते रहो यहाँ पे, है ना। तो देखो बेसिकली क्या होता है, 20 साल की एज में 100% नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, हमारी नसें क्लियर, एकदम से फ्लेक्सिबल होती हैं नसें हमारी। 80, जब 30 साल की एज में वो आते हैं, तब तक हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड केवल 80% बचता है, 20% की वहां पर कमी आना शुरू हो गई है। तो उसकी वजह से हल्की सी स्वेलिंग आनी हो जाती है, हमारी जो नसें होती है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। 40 साल की उम्र में 50% नाइट्रिक ऑक्साइड बचता है, यानी कि सीधे सीधे 50% की वहां पर कमी आ गई है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे कैल्शियम का बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, और ब्लड के आने का रास्ता और कम हो गया। 50 साल की एज के आसपास केवल 35% ही बचता है, और 60 साल की एज में मात्र 15% बचता है। अब जब ये जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड कम हुआ, वैसे वैसे ये जितना भी कचरा है ना वो जमा होना शुरू हो जाता है। और जो ये नसें हमारी पहले 20 साल की एज में एकदम से चौड़ी नसें थी, एकदम से ब्लड भरपूर मात्रा में आराम से आ रहा था, वो 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक आते आते वो एरिया जरा सा रह जाता है। और ऐसे केसेस में जब लगातार ब्लड प्रेशर से आता है, तो अंदरूनी परत पे वहां पर लगातार रगड़ लगती रहती है, रगड़ लगती रहती है, और उसकी वजह से अगर वो हल्की सी लेयर डैमेज हो जाए, तो वहां पर ब्लड की क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। अब वो क्लॉट तैरते तैरते जहां पर भी जाके अटका, वहीं पर ही उस ऑर्गन के लिए वो समस्या पैदा कर देता है, एक मेडिकल इमरजेंसी वाली वहां पर कंडीशन आ जाती है ना। तो ऐसे केसेस में जो है ना, हमको एज के हिसाब से नाइट्रिक ऑक्साइड की पूर्ति करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने शरीर को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे केसेस में जो Rg+ है ना, वो सबसे सुपर चीज है। Rg+, जो क्या करता है, इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को हमारे शरीर में बढ़ाने का काम करता है, जो उम्र के साथ साथ लगातार घटता जा रहा था ना, ये उसकी पूर्ति कर देता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज Rg+ को अगर आप लगातार 2 महीने खा लो, है ना, 1.5 महीने 2 महीने लगातार खा लो ना, तो बंदे अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारी एज जो है ना कम से कम 10 साल पीछे आ गई है, हमारी एज लगभग लगभग 20 साल पीछे आ गई, ऐसा इनको महसूस होता है। क्यों महसूस होता है, क्योंकि देखो बेसिकली जब आपका ये ब्लड का सर्कुलेशन क्लियर हो जाएगा, आपकी नसें क्लियर हो जाएंगी, ब्लड भरपूर मात्रा में फ्लो हो रहा है, हर ऑर्गन तक फ्लो फ्लो हो रहा है, जितना बिल्डअप हो रखा है कचरा, टॉक्सिन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह फालतू चीज जमा हो रखी है, जब वहां से रिमूव होना शुरू हो जाता है ना, तो आपके हार्ट पे प्रेशर कम पड़ना कम हो जाता है, आपके हर ऑर्गन तक भरपूर मात्रा में वो सर्कुलेशन जाता है, जिसके अंदर भरपूर न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन सप्लाई ढंग की हो जाती है, एक एक ऑर्गन तक हो जाती है।
अब सोच के देखो, अगर 50 साल का कोई व्यक्ति है, नाइट्रिक ऑक्साइड लेना शुरू कर देता है, जिसके शरीर में मात्र 35% ही बचा है ना, अगर वो लेना शुरू कर देता है ये RG+ को, तो धीरे धीरे करके इसकी मात्रा जब बढ़ना शुरू हो जाती है शरीर में ना, वो ऑटोमेटिक जो 50 साल का है उसको महसूस होता है कि मैं 30 साल की एज में पहुंच गया हूं मैं, है ना। तो देखो उनको, पूछो उनको जो लगातार खाते हैं इसको, महीने 2 महीने जिनने जम के खाया है, उनको महसूस होता है ये चीजें। जिनने खाया उनको महसूस होता है कि ये मेरी लाइफ कम से कम मुझे लग रहा है कि 10 साल पीछे आ गई है। ये उनकी वर्डिंग होती है। आप नियमित रूप से खाओ तो सही। कारण क्या है इसका, यही तो है। अच्छा बेसिकली देखो, सर्दियों के टाइम पे ना ये दे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे जैसे ये नसें जब हार्ड हो जाती है ना, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पानी के पाइप को अगर आप बाहर छोड़ दो, है ना, खेतों में छोड़ दो पानी के पाइप को, क्यारी में छोड़ दो, तो दिन में तो बड़े मुलायम रहते हैं, क्योंकि दिन में क्या होगा, टेम्परेचर मिल गया उनको, धूप मिल गया थोड़ा सा, टेम्परेचर मौसम अच्छा रहता है, तो वो एकदम से जो है एक उनके अंदर लचीलापन रहता है। आज शाम के टाइम पे आप देखो, रात के टाइम पे देखो, है ना, वो इतने अकड़ जाते हैं, अगर सुबह के उसके ऊपर पैर रखो ना चटक जाता है, जहां से मुड़ा वहीं पर चटक गया। तो ये हमारी नसें होती है ना, इनके अंदर भी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो एज के साथ साथ, एज बढ़ने के साथ साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती चली जाती है। तो RG+ क्या करता है ना, ये उसी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है, उसके हमारे जितनी भी नसें हैं, उन नसों के जो लचीलापन है ना, उसको बढ़ाता है वो। और यही वजह है कि आप अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में कि बंदे वहां पर रात, कोई बुजुर्ग जो लोग हैं, उनको समस्या ज्यादा होती है। ठीक है ना, रात में तो आप सोए आराम से, खाया पिया मस्त सबसे जो है, हाय हेलो करते हुए सोए, और रात में कब जो है उनको अटैक पड़ गया पता ही नहीं चला, है ना। वो सुबह ही मालूम चलता है, क्योंकि रात में जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, वैसे वैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर भी डाउन होता है वो। और अक्सर ये सारी कंडीशन क्या होती है, वो रात के टाइम पे होती है, सुबह 2-3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास, जिस समय टेम्परेचर डाउन होता है। तो सर्दियों के टाइम पे आप चाहे कभी इसको लो ना लो, लेकिन एक प्रिवेंटिव के तौर पे सर्दियों में लेना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जितना कचरा है वो निकल सके, तो फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी नसों की, वो लगातार और ज्यादा स्मूथ हो सके और ज्यादा मुलायम हो सके। तो उसके लिए क्या है, RG+ का एक काम और भी है। वो क्या करता है, हमारी नसों को डायलेट करता है, चौड़ा करने का काम करता है, ताकि हर ऑर्गन तक ब्लड फ्लो भरपूर मात्रा में जा सके। तो ये इसका अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है ना। तो इसीलिए देखो, यहाँ पर बार बार भी देखो, कहीं ना कहीं हमको ये साइंटिफिक फैक्ट्स के तौर पे, या कहीं ना कहीं हमें ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं कि सर्दियों के टाइम पे ही ये कंडीशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो शायद आपको कहीं ना कहीं उसके इंडिकेशन मिल गए होंगे, वो सब चीजें समझ में आ गई होंगी कि ऐसी क्यों चीजें हैं, क्यों वहां पर सर्दियों में BP हमारा ज्यादा बढ़ना, शूट आउट होना शुरू हो जाता है। एक तो कचरा जमा पड़ा है, ऊपर से और वो सिकुड़ जा रही है, तो सीधे सीधे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब तक झेल रहा है हार्ट, तब तक झेल रहा है, जिस दिन नहीं झेल रहा है उस दिन कहीं ना कहीं वो सब चीजें, कंडीशन हमें अचानक से नजर आने शुरू हो जाती हैं, है ना। तो वहां पर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये सिर्फ न सिर्फ हमारी हार्ट की नसों को, बल्कि हमारा जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे वो हमारा लंग्स हो, लीवर हो, किडनी हो, हमारी एक एक नसें हो, हमारी ब्रेन की तरफ की जो नसें हो, वहां की नसों को भी चौड़ा करता है। अक्सर देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को ये बात करते हुए कि सर, ब्रेन में कहीं ना कहीं हमको बड़ी दिक्कत महसूस होती है, ऐसा लगता है कि जैसा कुछ ना कुछ भारीपन है शरीर में, सिर में कहीं ना कहीं भारीपन है। रिपोर्ट कराओ तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल होती है, लेकिन सिर में कहीं ना कहीं बड़े भारीपन महसूस होता है। अक्सर देखा होगा लोगों को बात करते हुए, और रिपोर्ट देखा तो नॉर्मल। फिर क्या बोल देते हैं, अक्सर उनको हम ये कह के टाल देते हैं कि तुम्हें बस खाली बहम हो रखा है और कुछ नहीं। एक्चुअली होता क्या है ना, हमारे जो ब्रेन की जो बारीक बारीक नसें होती है ना, वो, उनका एक पैटर्न कुछ अलग तरीके का होता है वहां पे। ठीक है ना। अब उसमें इतनी बारीक नसें होती हैं कि जब कभी वहां पर कचरा जमा, हल्का हल्का कचरा जमा होना शुरू हो गया, नसें सिकुड़ना शुरू हो गई, तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर नहीं जा पाती। जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा पाती है, तो एकदम से शरीर, सिर जो है भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। जब तक आप रेस्टिंग की कंडीशन में हो, आराम से काम कर रहे हो, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा आपका वर्कलोड बढ़ते ही, वो तुरंत जब ब्रेन ऑक्सीजन ज्यादा मांगता है, डिमांड करता है, ऑक्सीजन ढंग की मात्रा में जा ही नहीं पा रही है ना। ऐसे केसेस में ऐसे केसेस में RG+ आप लेना शुरू कर दो, फिर देखो नसें फ्लेक्सिबल हो गई, चौड़ी हो गई हैं, है ना, ढंग की मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई जा रहा है, ब्लड ब्लड सप्लाई जा रहा है वहां पे,
तो वो दिक्कत वहां पर खत्म होती हुई वहां पर नजर आती। तो मेन काम क्या है इस आरजी प्लस का? हमारी नसों को डायलेट करना, उसी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाया। तो ये तो रहा आरजी प्लस, जिसके बारे में हमने एक हार्ट केयर के तौर पे, प्रिवेंटिव के तौर पे सबकी कहीं ना कहीं जरूरत है आज के टाइम पे, आप मानो या ना मानो, है ना। तो ये अगर प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव का तौर पे आप लेना शुरू कर देते हो, तो इन सब चीजों से आप बहुत हद तक वहां पर बच सकते हो। और उसी हार्ट केयर के सेगमेंट के तौर पे जो एक दूसरी चीज है, वो है आर्कटिक सी। सबसे जबरदस्त चीज है ये। और इसको भी हर व्यक्ति को ना अपना एक डेली रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए, देना ही चाहिए ये। क्योंकि वो न सिर्फ आपके हार्ट बल्कि आपके पूरे ओवरऑल फंक्शन में काम करता है ये। अब इसमें हम देखते हैं। देखो, इस कटिंग से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। कटिंग क्या है यहाँ पे? न्यूज की रिपोर्ट है, वहां पर न्यूज पेपर में आया, वो क्या लिखा था कि दूध बांटने निकले व्यक्ति की हृदय गति रुकने से मौत। डॉक्टर को आशंका ये है कि शरीर का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम गड़बड़ाने से रुकी धड़कन। शरीर का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देखो बेसिकली क्या होता है ना, जिसे कहते हैं कि हार्ट अरिथमिया। अरिथमिया का मतलब, रिदम का मतलब क्या होता है? रिदम का मतलब होता है धड़कन। आपका हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 से 75 बार धड़कता है, एवरेज एवरेज, है ना, एक स्वस्थ आदमी का। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी आपका 72 बार धड़क रहा है, अगले मिनट वो 100 बीट्स पे चला जाएगा, अगले मिनट जो है 40 बीट पे चला जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है। वहां पर क्या ना, उसका एक प्रकृति ने ना एक संतुलन बनाया है। वो एवरेज एवरेज 72 बीट पर मिनट पे जो है वहां पर वो धड़कना शुरू करता है वो, है ना, उसी पे रहता है वो ऑटोमेटिक। हाँ, आप अगर तेज दौड़ रहे हो तो वो बढ़ जाएगा, आप रेस्ट की कंडीशन पे हो तो थोड़ा सा वहां पर वेरिएशन आ जाता है, लेकिन एक एवरेज एवरेज देखा जाए तो 72 बीट्स पर मिनट पे आता है। अच्छा, वो जो चीजें हैं, इस बीट्स को मेंटेन करने में जो किसका काम आता है? उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का काम होता है, जिसे हम कहते हैं पेस मेकर, है ना। आपके शरीर में जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वहां पर एक इलेक्ट्रिक पाथवे पूरा आपका शरीर में हर कोशिका के ऊपर है। जितना भी इंफॉर्मेशन जा रही है, वो उसी उसी जिसे कहते हैं कि इसी न्यूरॉन्स के जरिए ही जा रही है, सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए जा रही है। तो जितनी इंफॉर्मेशन है ना, वो एक करंट के माध्यम से, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से आपके पूरे शरीर में जाता है। और हार्ट की केसेस में जो ये, जहां पर ये कहा गया है ना कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम गड़बड़ाने से रुकी धड़कन, ये क्या चीजें हैं? वो है हमारा पेस मेकर। हार्ट के ऊपर जो है ना, एक ऑटोमेटिक बैटरी है, प्राकृतिक रूप से, जो प्रकृति ने हर व्यक्ति के शरीर में इंस्टॉल करके रखी हुई है ना। तो एक छोटी सी यहाँ पर एक बैटरी है तो कोशिका, वो सेल्स ही है, लेकिन वो सेल्स ऐसी है ना जो ऑटोमेटिक वहां पर करंट को जनरेट करती हैं वो। और जितनी बार वो करंट वहां पर जनरेट करेगा, जैसे मान ले जाए यहाँ पर से, अगर इस कोशिका से यहाँ से अगर 1 मिनट में 72 बार वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रही है, तो हार्ट जो है 72 बार वहां पर धड़केगा। अगर 100 बार जनरेट हो रही है तो वो 100 बार धड़केगा। अगर 40 बार जनरेट हो रही है, 40 बार धड़केगा। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उतनी ही बार आपका हार्ट वहां पर बीट करेगा। और ये ऑटोमेटिक रेगुलेट होती है, उसको पता है कि 72 बार धड़कना है, तो उसी एवरेज में वहां पर वो रहता है वो। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, जब यही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम गड़बड़ा जाता है, इसको जरा थोड़ा सा हम समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक वीडियो पे आते हैं, और उस वीडियो को देखने के बाद में तब हम आ, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जस्ट 1 मिनट। जो ये वीडियो आपके सामने प्ले हो रही है, जिसे हम कहते हैं ना एक पेस मेकर, है ना। तो एक छोटी सी यहाँ पर कोशिका है ये, यहाँ से लगातार इम्पल्स जनरेट हो रही है। और जैसे जैसे जितनी बार जनरेट होगा, उतनी बार आपका हार्ट जो है धड़केगा, सिकुड़ेगा, धड़केगा, है ना। इस तरह से होता है। अगर यहाँ से 100 बार जनरेट हो रहा तो 100 बार धड़केगा, 70 बार हो रहा तो 70 बार धड़केगा, मतलब जितना उसका रिदम है। और ये प्राकृतिक रूप से लगातार हर सेकंड हर क्षण वहां पर जो है वो हार्ट को जिंदा रखे पड़ा है। और ये जितने भी आपके ये पाथवे है इसका, है ना, वो न्यूरॉन्स के जरिए, यही इसका एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है।
अगर ये गड़बड़ा गया तो एकदम से, अगर ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है नहीं जनरेट कर पाया तो हार्ट धड़कना बंद कर देगा। अब इसीलिए आपने देखा होगा जिनके अंदर ना रिदम की प्रॉब्लम होती है, जिसे कहते हैं अरिदमिया, अक्सर उनके मुंह से आपने कहते हुए सुना होगा कि सर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा हार्ट ना इतनी तेज धड़क रहा है कि जैसे अभी तुरंत ही बाहर निकल जाएगा, अभी शरीर से ही बाहर निकल जाएगा, इतनी तेज तेज वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कुछ लोगों को लगता है, अक्सर कहते हुए सुना होगा कि सर हमारा तो ना एकदम से दिल बैठा जा रहा है ना। वो रिदम जो है ना, वो अचानक से अगर एक आध इम्पल्स भी यहाँ पर गायब होना शुरू हो गई तो साफ साफ महसूस होता है, बंदे को ऐसा लगता है कि बस अब दिल बैठ गया। ये अक्सर वहां पर ना उनको महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें हैं, जस्ट 1 मिनट, इसे इसे कहते हैं वहां पे अरिदमिया, ठीक है ना। अब इसको, ये कहाँ से हो रहा है, इसी पेस मेकर से। अब वहां से तो डिस्टर्ब हो गया, आपने कुछ अच्छा सा दिया ही नहीं कि आपका हार्ट ढंग से काम कर सके, तो डिस्टर्ब हो गया। अब डिस्टर्ब हो गया तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो रिदम है वो इरेगुलेट हो गई है। उसको मेंटेन करने के लिए फिर क्या करा जाता है, अगर वो चुपचाप हो गया तो आपका हार्ट शांत, पता भी नहीं चलेगा कब कब जो है ये डिस्टरबेंस आपको महसूस होना शुरू हो गया। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से हो सके, हम क्या लगाते हैं, एक छोटी सी एक बैटरी लगाते हैं आर्टिफिशियल, जिसे कहते हैं पेस मेकर। शरीर के अंदर ही उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है और वहां से एक तार निकलता है और वो सीधे जो है हमारे अलग अलग चैम्बर में जहां उसकी जरूरत है वहां वो डाल दिया जाता है ना। एकदम चुपचाप पड़ा रहता है, कोई काम नहीं होता है इसका। लेकिन जब तक हार्ट नॉर्मलाइज काम कर रहा है तब तक कोई काम नहीं है इसका। लेकिन अचानक से जैसे ही वहां पर हार्ट ने अपना काम करना बंद करा, एक आध बीट्स जो है वहां पर स्किप कर गई, गैप कर गई, जैसी हार्ट वहां पर शांत पड़ा, वो अचानक से वहां पर एक स्पार्क वहां पर करता है, हल्की सी जो है एक झटका वहां पर देता है वो इलेक्ट्रिसिटी का। और वो झटका इतना नॉर्मलाइज होता है ना कि आपको महसूस नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन जितना आपके हार्ट के कंडक्शन को चालू रखने के लिए चाहिए, हार्ट को जिंदा रखने के लिए चाहिए, उसको धड़कने के लिए चाहिए, उतनी सफिशियंट उसको पावर मिली। अब इस बैटरी की लाइफ, जैसा आप खर्च करते हो, आप अगर कम खर्च करते हो तो 2 साल की बैटरी पावर के साथ में इसको पावर बैंक की तरह लगा दिया जाता है। ज्यादा खर्च कर सकते हो तो 4 साल 5 साल की बैटरी बैकअप पर हमारा लगा दिया जाता है ना। तो कहीं ना कहीं देखो, हम बहुत सारी चीजें ऐसी हम जुगाड़ कर रहे हैं। ऐसे केसेस में ना, आप जैसे RG+ अगर आप लेना शुरू कर दो, आप आर्किटिक सी ओमेगा 3 लेना शुरू कर दो, तो क्या होता है ना, ये ये ओमेगा 3 क्या है ना, एक तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर भी है। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ना, ये उसको, उसका एक जो पाथवे है ना उसको क्लियर करता है, उसको जनरेट करता है। आपका जो पेस मेकर है ना, उसको बूस्ट अप करता है। ये उसकी खुराक है, ये दिल की खुराक है, हार्ट की खुराक है। तो कहीं ना कहीं देखो, आज के टाइम पे ना हमें कुछ ऐसा देना चाहिए अपने हार्ट को, ताकि जो है वो स्वस्थ रह सके। और अक्सर देखो हमें ना न्यूज़पेपर के माध्यम से, कहीं कोई आर्टिकल के माध्यम से, कहीं ट्रेनिंग के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, सब लोग जागरूक करते हैं आजकल कि अपने दिल को ना ओमेगा 3 देना ही चाहिए। अपने हार्ट को हेल्दी रखना है आजकल के टाइम पे, तो ओमेगा 3 ये आपकी नियमित डाइट होनी चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने तो है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। अब क्यों देना चाहिए ओमेगा 3? क्योंकि ओमेगा 3 देखो, बेसिकली ओमेगा 3 ना, जहाँ पहले हमें अपनी डाइट से ना, नेचुरल डाइट से, हमारे पहले बुजुर्गों को, एक अगर वो खाना खा रहे हैं तो ओमेगा 3 उनके भोजन में ज्यादा होता था और ओमेगा 6 कम होता था। आज के टाइम पे ना जस्ट उल्टा हो चुका है। मॉडर्न डाइट, हम ओमेगा 6 तो ज्यादा ले रहे हैं, ओमेगा 3 बहुत छोटी मात्रा में हमें नाम मात्र का मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट है ना, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ रहा है। ओमेगा 3 क्या करता है ना, हमारी नसों को चौड़ा करता है, डायलेट करता है वो, इसलिए ज्यादा चाहिए ताकि ब्लड फ्लो हर ऑर्गन तक जा सके वहां पे। और ओमेगा 6 का काम क्या है? ओमेगा 6 का काम है हमारी नसों को सिकोड़ना। प्रकृति ने देखो इतना जबरदस्त बैलेंस दिया हुआ है कि अगर आप एक प्राकृतिक डाइट लेते हो तो इतनी जबरदस्त बैलेंस है ना, कि जहां ओमेगा 3 आपकी नसों को डायलेट करता है, ओमेगा 6 आपकी नसों को सिकोड़ता है ना, ताकि एक रिदम बना रह सके, प्रॉपर फ्लो बना रह सके। लेकिन हमने क्या कर रखा है, अपनी डाइट इतनी डिस्टरबेंस कर दी है
कि हमारी नसें जो है ना, वो हमारा हमको हमारे शरीर को ओमेगा 6 मिल रहा है, ओमेगा 3 कम मिल पा रहा है, हमारी नसें सिकुड़ती चली जा रही है। और इसीलिए जो हमारी एक कॉमन डाइट है ना, आप भले ही ओमेगा 6 मत खाओ, लेकिन फिर भी उस डाइट से आपको ज्यादा मात्रा में ही मिल रहा है। हमारा काम फिर क्या है? हमारा काम यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि आप ओमेगा 3 को डाइट के माध्यम से बढ़ाना शुरू कर दो, बढ़ाना शुरू कर दो, है ना। अभी बेसिकली क्या है देखो, अचानक से कभी कभी क्या होता है ना, जो बहुत सारे लोग होते हैं एकदम से स्वस्थ हैं, वो रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है, अचानक से हार्ट की समस्या उनको पैदा हो जा रही है। उसका बेसिक कारण पता है क्या है? बेसिक कारण ये है कि जो ओमेगा 3 है ना, ये प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, वो ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है। नहीं तो अक्सर कभी कभी क्या होता है ना, हमारे ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, जहाँ फ्लो हुआ जहाँ जाके अटका हो, वो ऑर्गन जो है कहीं कहीं मेडिकल इमरजेंसी को दावत दे देता है फिर वो, है ना। तो वहां पर ना ब्लड क्लॉटिंग को अगर आप रोकना चाहते हो, तो ओमेगा 3 वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और ओमेगा 6 क्या करता है? ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। कभी जैसे आपका हाथ कट जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, तुरंत वहां ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। अगर ये नहीं होगा तो ब्लड लगातार बहता रहेगा। तो यहाँ पर ना बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो आपकी नेचुरल डाइट है वो ऐसी होनी चाहिए कि ओमेगा 6 कम और ओमेगा 3 ज्यादा। लेकिन आज इतना है कि ओमेगा 6 हमें ज्यादा मिल रहा है, ओमेगा 3 बहुत कम मिल रहा है ना। इसलिए स्वस्थ आदमी भी कहीं ना कहीं ये चीजें फेस कर रहा है। रिपोर्ट भले ही नॉर्मल है, लेकिन कहीं कहीं फेस कर रहा है इन सब चीजों को। तो अब ये जो चीजें हैं ना, हमें ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, जिसे हम कहते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल? क्योंकि जो फास्ट फूड का कल्चर है, फास्ट फूड का कल्चर, ये इतना ज्यादा हमारे समाज में ये पैठ बना चुका है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो ना जो इन सब चीजों की तरफ आकर्षित ना होता हो या इसको खाता ना हो। ये जीता जाता ना ट्रांस फैट का रूप है, ट्रांस फैट, जो हमें चाहिए ही नहीं। सबसे खतरनाक चीज है ये। आपको अगर अनसेचुरेटेड फैट मिल रहा है, इसका मतलब आपकी हार्ट की जो डाइट है ना वो जबरदस्त है। सेचुरेटेड फैट जो है वो हमें कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ट्रांस फैट तो चाहिए ही नहीं। ये तो 1 ग्राम क्या 1 mg भी शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए। और ट्रांस फैट का जीता जागता रूप है, जिसे हम जबरदस्त तरीके से अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते रहते हैं। अब ऐसे में हार्ट के ऊपर रिस्क नहीं बढ़ेगा तो फिर किसके ऊपर बढ़ेगा? ऐसे में हार्ट संबंधी समस्या नहीं है तो कहाँ आएगी? और ये जो एक रिपोर्ट है ना, ये एफडीए की रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि जब आप बिस्कुट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, या कुछ पैक्ड फूड खाते हैं, उसमें ट्रांस फैट का इतना जम के यूज करा जाता है। लगभग लगभग आप ये देखो कि 95% से 100% के बीच में वो कहते हैं कि जितनी भी ये इस तरह के प्रोडक्ट है ना, उनमें ट्रांस फैट है। अभी ट्रांस फैट है क्या? देखो बेसिकली क्या होता है ना, पहले आपने देखा होगा एक कच्ची घानी सरसों का तेल, है ना। आज तो खाली कहने को रह गया है वो। गांव में जब आप देखो, जब निकालते थे तेल, निकालते थे ना, तो तेल की बोतल में नीचे एकदम से गंदगी जमा हो जाती थी, छोटा छोटा जो है एक लेयर जमा हो जाती थी, ठीक है ना। लेकिन आज मॉडर्नाइज टाइम पे ना, हमें क्या चाहिए, हर चीज क्लियर चाहिए, ठीक। तो मार्केट में कंपनियां क्या करती हैं, उस तेल को ट्रीटमेंट देती हैं, केमिकल से ट्रीटमेंट देती हैं, ताकि एक एक बूंद क्लियर हो जाए। अब उसी हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस के कारण, है ना, केमिकल डाल के उसको एकदम से शुद्ध करने की प्रोसेस के कारण तेल तो शुद्ध मिल जाता है, लेकिन वो एक ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, उसका हाइड्रोजिनेशन हो जाता है। अब बहुत से लोग इसीलिए कहते हैं कि साहब हम बाहर का खाते नहीं है, उल्टा सीधी चीजें हम खाते नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के हम बहुत ज्यादा जागरूक हैं। लेकिन एक स्वस्थ आदमी को भी समस्याएं हो रही हैं, है ना। होंगी क्यों नहीं? भले ही आपका खान पान अच्छा हो, भले ही आप बाहर का कचरा कुछ फालतू चीजें ना खाते हो, लेकिन आप जब खाना बनाओगे ना, तेल तो यूज करोगे ही करोगे, और उसमें आप लगातार वो केमिकलाइज से जो फिल्टर तेल है उसको यूज कर रहे हो, कहाँ जाएगा फिर वो सब चीजें? कहीं ना कहीं चिपकेगा, चिपकेगा। पैक्ड फूड जितने भी आते हैं, उसमें देखो साफ साफ लिखा रहता है ट्रांस फैट 2 ग्राम, जो हमारे शरीर को जाना ही नहीं चाहिए, है ना। कितना जा रहा है? जो आप बच्चों को खिलाते हो ना, ये चिप्स के, ब्रेड के पैकेट, और बिस्कुट खिलाते हो, नमकीन खिलाते हो, उसके पीछे सब लिखा रहता है ट्रांस फैट 2 ग्राम नहीं चाहिए, फिर भी जा रहा है ना। 2.5 ग्राम है कहीं, कहीं पर उन्होंने ट्रांस फैट 0 लिख दिया। खाली वो खेल है वहां पर उन सब चीजों का, अ, दिखाने को यहाँ पर 0 है।
लेकिन यहाँ तो ने ट्रांसफैट जीरो दिखा दिया, नीचे क्या लिख दिया उन्होंने, पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। जिस भी ऑयल का हाइड्रोजनेशन होगा वो ट्रांसफैट में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो चाहे वो ट्रांसफैट लिखा हो, चाहे वो हाइड्रोजनेटेड लिखा हो, बात उसकी एक ही है। अब आप कहोगे सर ये जो है ना, अगर ट्रांसफैट 2 ग्राम है, 2 ग्राम होता भी कितना है, 60-70 किलो की हमारी हमारा शरीर है, उसमें अगर 2 ग्राम चला भी गया तो क्या करेगा। आप सोच के देखो ना, आप जो टैबलेट खाते हो वो ग्राम में नहीं खाते हो, 1 mg की टैबलेट खाते हो, 2 mg की टैबलेट खाते हो, 10 mg की टैबलेट खाते हो, है ना, या 200 mg की टैबलेट खाते हो। वो 1 mg की टैबलेट सिट्रिजिन खाते हो, सिट्रिजिन कितने mg की होती है, 5 mg की, 10 mg की। वो 5 mg की टैबलेट आदमी के शरीर को हिला के रख देती है। ये तो पूरा ग्राम के हिसाब से जा रहा है, 2 ग्राम के हिसाब से। सोच के देखो कि भले ही यहाँ पर दिखने में छोटा लग रहा है क्वांटिटी ये, लेकिन कितना बड़ा प्रभाव डाल रहा है। कहाँ जाके चिपकेगा वो चिपकेगा कहीं ना कहीं नसों पे जाके चिपकेगा, है ना, आपके हार्ट पे जाके डिपोजिट होगा ट्रांसफैट। और तभी जा करके एज चाहे कुछ भी हो, प्रभाव सब सामने दिख रहा है वहां पे। आप उसको साफ करने के लिए हटाने के लिए दे क्या रहे हो, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए जो है ना, इसीलिए अक्सर देखो ये एक रिपोर्ट है जो कहती है कि देश का हर चौथा युवा, वो नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि बुजुर्ग, कह रहे हैं कि देश का हर चौथा युवा हृदय घात की दहलीज पे है, हार्ट अटैक के कहीं ना कहीं पायदान पे खड़ा है। जब तक रिपोर्ट नॉर्मल है, वो अपने आप को नॉर्मल समझ रहा है ना। इसीलिए कहता हूं मैं बार बार कि हम जो है ना, एक बहुत बड़ी जो आबादी है न्यूट्रल फेस पे खड़ी है, न्यूट्रल फेस पे। भले ही रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, लेकिन हल्के से झटके की जरूरत है, और पता नहीं कहाँ हम उस तरफ एक इलनेस के सेक्टर में हम प्रवेश कर जाए। तो इसीलिए जो वेलनेस की जो सेक्टर है ना, उसको पकड़ के रखना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। वेलनेस के प्रोडक्ट देना जरूरी है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देना जरूरी है, ताकि हम सिर्फ एक न्यूट्रल फेस पे खड़े ना रहें, उससे हम बहुत आगे बहुत दूर तक उससे हम निकल जाए। और इन सब चीजों की वजह से युवा दिल पर बढ़ रहा खतरा लगातार, अब दे क्या रहे हो आप, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या वहां पर बढ़ती चली जा रही है, जो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को, अब जो दवाइयां खा रहे हो ना, बहुत सारे देखो वहां पर जो जिसे वो कहते हैं कि स्टेरॉइड, जब कभी आम दवाइयां भी काम नहीं कर पाती हैं तो लास्ट स्टेज में स्टेरॉइड दिया जाता है। अब स्टेरॉइड वाली जो दवाइयां होती हैं, वो आदमी को रिलैक्स तो दे देती हैं, है ना, बीमारी से राहत तो दिला देती हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है, वो हमारे हार्ट को कमजोर करके रख देती है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप जो ना इन चीजों से आप नहीं बच सकते यार, वो छोटी छोटी मात्रा में कहीं ना कहीं शरीर के अंदर जाएगा ही जाएगा। आपका काम फिर क्या है यहाँ पे, हार्ट को कुछ अच्छा देने के लिए क्या है, अच्छा देने के लिए ये है कि आप उसको कुछ आर्कटिक सी दो, ओमेगा 3 दो आप। ये क्या चीज है, ये हमारे शरीर में ना एचडीएल, इस एचडीएल को बढ़ाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है। क्योंकि आपके शरीर में जो एलडीएल होगा, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा, वो जाके नसों पे चिपकेगा, उसको आप चिपकने से नहीं रोक सकते। छोटी मात्रा में जरूरी है, क्योंकि वो आपका हार्मोन्स को बनाने के काम आता है ना। जरूरत से ज्यादा होगा, वो होगा ही होगा, आप इतना सारा उल्टा सीधा खाते हो, वो होगा ही होगा, वो जाके चिपकेगा। तो एक्सिस मात्रा में जो चिपका हुआ है नसों के अंदर, शरीर के अंदर कहीं पर भी है, उसको निकालने का काम कौन करेगा, एचडीएल, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल। जब आप उसको आर्कटिक सी के रूप में, ओमेगा 3 के रूप में, जब आप एक अच्छा एचडीएल देते हो, ओमेगा 3 देते हो, तो ये इसको बाइंड करके, जो एक्स्ट्रा एलडीएल था, जो बैड कोलेस्ट्रॉल था, उसको अपने साथ में कैप्चर करके सीधे शरीर से बाहर निकाल के अलग फेंकना शुरू कर देता है ना। आप आके तो दो देखो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और फिर देखो वो रिपोर्ट, सारी की सारी कहानी वो रिपोर्ट अपने आप कह देती। लेकिन मार्केट में ओमेगा 3 तो बहुत मिल रहा है, ओमेगा 3 के नाम पे बहुत बड़ा खेल हो रखा है ना। आपको मिल जाएगा 200 रुपए में, 300 रुपए में, 100 रुपए में भी ओमेगा 3 मिल जाएगा। फॉरएवर का ओमेगा 3 में और मार्केट के किसी भी ओमेगा 3 में अंतर क्या है, देखो बेसिकली क्या होता है ना, जो ओमेगा 3 है ना, 2 रूप में पाया जाता है, एक होता है एएलए, एक होता है डीएचए। एएलए को भी ओमेगा 3 कहते हैं, और डीएचए को भी ओमेगा 3 कहते हैं। एएलए वाला कौन सा होता है, अल्फा लाइनोलिक एसिड। ये कौन सा होता है, जो हरी पत्तीदार सब्जियों से जो हमें ओमेगा 3 मिल रहा है, फ्लैक्सीड ऑयल से, चिया सीड से, वॉलनट से, सोयाबीन से। कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त ओमेगा 3 है,
वो एएलए का रूप है ना। और जो ऑयली फिश, यानी कि जिसे कहते हैं जो एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है हमको, जैसे ऑयली फिश हो गया, क्रिल ऑयल हो गया, एल्गी ऑयल हो गया, जो एनिमल से प्राप्त होता है हमें, वो होता है डीएचए के रूप का। अब जब हमें अगर एएलए के रूप का मिलता है ना, तो एएलए के रूप का यानी कि जो आप पेड़ पौधे पत्तियों से जो ओमेगा 3 मिलता है उसको आप खाते हो, तो शरीर उसको सोख नहीं पाता है, बिल्कुल नहीं सोख पाता है। तो शरीर क्या करता है, जैसे आप इसको खाते हो, पहले शरीर इसको एसडीए में कन्वर्ट करेगा, फिर ईटीए में कन्वर्ट करेगा, फिर ईपीए में कन्वर्ट करेगा, फिर डीपीए में कन्वर्ट करेगा। फिर ऐसे शरीर के अंदर कम से कम 10 से 15 कन्वर्जन चलते हैं, और लास्ट में उसको तब डीएचए में कन्वर्ट करता है हमारा शरीर। तो आपने खाया तो 100% ओमेगा 3 था एएलए के रूप में, लेकिन कन्वर्ट होते होते, डीएचए में कन्वर्ट होते होते, वो इतनी सारी प्रक्रिया के अंदर गुजरता है हमारे शरीर में कि 100% लेते हो और यहाँ मात्र बचता है 10 से 15%। बाकी 80 से 85% इसी कन्वर्जन में शरीर के अंदर ही खत्म हो जाता है, जिसको शरीर सोख भी नहीं पाता है। बंदा फिर बड़े भ्रम में रहता है कि साहब ओमेगा 3 तो हमने भी खाया था, बहुत पहले खाया था, सालों तक खाया, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपने जिस रूप का शरीर एक्सेप्ट कर रहा है ना, क्या उस रूप का दिया, वो इंपॉर्टेंट है। आपका शरीर किसको सोख रहा है, डीएचए को सोख रहा है। डीएचए का ना जैसे ही आप लेते हो शरीर तुरंत उसको एक्सेप्ट करता है ना। अभी तक आप देख क्या रहे थे एएलए का, कहाँ से असर आएगा, कहाँ से फर्क डालेगा वो, है ना। तो फॉरएवर ओमेगा 3 कौन सा वाला है, डीएचए का है। तो डीएचए वाले को क्या होता है, आपने अगर 100% दिया ना, तो उसको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। वो उस रूप का है जिस रूप में शरीर एक्सेप्ट कर रहा है, तुरंत इधर खाया उधर अब्जॉर्व हुआ वो। आप खा के तो देखो, 2 महीने खा के देखो, 3 महीने खा के देखो, और फिर देखो रिपोर्ट क्या बोलती है आपकी। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ सप्लीमेंट है ना, जिनको जिनको आपको अपने हार्ट केयर के रूप में, आपके शरीर को, आपके अगर हार्ट को आपने अच्छा रखना है, तंदुरुस्त रखना है, स्वस्थ रखना है, तो ये कुछ सप्लीमेंट आपको देने पड़ेंगे। आरजी प्लस हो गया, आज के टाइम की बहुत ज्यादा जरूरत है। आर्किटिक्सी हो गया, आप देते हो तो समझो कि एक सोने पे सुहागा। सिर्फ आपके हार्ट पे ही नहीं, बल्कि आपके पूरे सिस्टम पे काम करता है। आपकी जितनी भी कोशिकाएं होती है ना, एक एक कोशिका के ऊपर जो एक लेयर होती है जो उसको सुरक्षित रखती है, वो लेयर काई की होती है, वो लेयर होती है ओमेगा 3 की। जितना अच्छा उसको दोगे, तो वो सिर्फ आपके एक चीज पे काम नहीं कर रहा है, ओवरऑल हेल्थ पे काम कर रहा है ना। तो मैं समझता हूँ कि आज के सेशन से दोनों जो हार्ट केयर के रूप में जो हमारे दो प्रमुख सप्लीमेंट हैं, आरजी प्लस और आर्केटिक सी, इन सब चीजों की वैल्यू हमको समझ में आई होगी, हमको क्यों लेना चाहिए, खासकर सर्दियों के मौसम में क्यों इसको लेना ही चाहिए, ये आज हमको मालूम चला होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपना ख्याल रखेंगे और कहीं ना कहीं अपनी डाइट में इसको शामिल करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त जानकारी। मैं समझता हूँ जितने लोगों ने भी इस ट्रेनिंग को सुना है, समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आर्टिक सी या फिर आरजे प्लस नहीं खा रहे होंगे तो बिल्कुल आज ही ऑर्डर कर देंगे। और जरूरी भी है, हम सब लोगों को भी अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, और यही जानकारी दूसरे लोगों को शेयर करनी है। क्योंकि इस समय ये बहुत ही क्रूशियल एरा चल रहा है अटैक्स का। इस समय ज़्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं, पैरालिसिस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाया प्रीतम सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और आपने जो स्लाइड शेयर की उनसे तो बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी लोगों को कि कैसे कैसे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों को, चलते फिरते दूध बांटते ट्रेनिंग में, है ना। जिम में भी जिम ट्रेनर को भी कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत करो और जिम ज्वाइन करो तो अटैक्स नहीं होंगे, लेकिन जिम ट्रेनर को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और मैं चाहता हूँ कि इस महीने हर वीक में एक हार्ट पे ट्रेनिंग होना चाहिए। प्रीतम सर, नेक्स्ट ट्रेनिंग भी हार्ट पे ही होना चाहिए, हार्ट पे, ब्रेन पे। तो ठीक है थैंक सर, यू ठीक सर, अगर किसी है, का ओके। कोई सवाल हो तो पुटअप कर सकते हैं, अगर कोई क्यूरी हो किसी की।
हैंड रेज कर सकता है कोई भी? बहुत 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 अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। सुपर थैंक्स सर, ग्रेट इंफॉर्मेशन, ग्रेट नॉलेज, गुड ट्रेनर्स, वेरी गुड सर जी। मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज की ट्रेनिंग को यहीं बाइंड अप करते हैं। थैंक यू प्रीतम सर, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। अमेजिंग सेशन, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। सुपर से भी ऊपर सेशन, थैंक, वेरी गुड वेरी गुड।